क्या आप जानते हैं, हिमालय की गोद में बसा नेपाल, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता था, वहाँ का शाही परिवार कभी दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था। लेकिन उसी राजवंश का अंत हुआ खून और रहस्यों से भरी एक ऐसे नरसंहार में जिसकी गूंज आज तक काठमांडू की हवाओं में सुनाई देती है। आइए जानते हैं नेपाल के शाह वंश की रहस्यमय कहानी। 18वीं सदी की शुरुआत में नेपाल कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। पृथ्वी नारायण शाह ने 1743 में गद्दी संभाली और धीरे धीरे सैन्य रणनीति और कूटनीति से नेपाल को एकीकृत किया। उन्होंने कहा था कि नेपाल एक नाजुक फूलदान है जिसे चीन और भारत जैसे शक्तिशाली देशों के बीच सावधानी से संभालना होगा। वे राजा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी रणनीतिकार माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में ही शाह वंश को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार उसी समय एक तपस्वी ने उन्हें श्राप भी दिया था कि यह शाह वंश का अंत खून और कलह में होगा। इतिहास गवाह है कि नेपाल में हर पीढ़ी में किसी न किसी राजा की मौत रहस्यमय हालत में हुई, कभी बीमारी, कभी साजिश और कभी धोखे से। ये घटनाएं धीरे धीरे उस शाप की याद दिलाती रहीं। नेपाल के एकीकरण का सपना देखने वाले पृथ्वी नारायण शाह, जिन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, कहते हैं जिंदगी के अंतिम सालों में रहस्यमय बीमारियां उन्हें घेरने लगी। वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़े और 1775 में उनकी मृत्यु हो गई। जनता ने इसे साधारण बीमारी समझा, लेकिन दरबार के भीतर यह अफवाह फैल गई कि किसी ने उनके खाने में जहर दिया था। उसके बाद प्रताप सिंह शाह ने गद्दी संभाला। सिर्फ 25 साल की उम्र में गद्दी संभालने वाले प्रताप सिंह शाह कुछ ही समय में रहस्यमय ढंग से बीमार पड़ गए। उनका शासन 3 साल भी पूरा नहीं हुआ और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। किसी को ठीक ठाक कारण पता नहीं चला। लोग फुसफुसाने लगे, यह शाप की पहली दस्तक है। फिर राणा बहादुर शाह का शासनकाल शुरू हुआ। यह राजा सबसे विवादित शासकों में गिने जाते हैं। वह शराब और महिलाओं में डूबे रहते थे। दरबार में उनके फैसलों से असंतोष फैल रहा था और फिर एक दिन उनके ही साले ने काठमांडू की गलियों में खुलेआम उनकी हत्या कर दी। एक राजा का इस तरह दरबार के भीतर मार दिया जाना पूरे वंश पर खून का धब्बा बन गया। गिरवन युद्ध विक्रम शाह राजा बने। सिर्फ 19 साल की उम्र में इस राजा की मौत हो गई। आधिकारिक रूप से कहा गया उन्हें चेचक ने निगल लिया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि उनके दरबार में भीषण षड्यंत्र चल रहे थे। कई लोग मानते हैं कि बीमारी एक बहाना थी, असली कारण जहर या राजनीतिक साजिश थी। इसके बाद अगले शासक हुए राजेंद्र शाह। राजेंद्र शाह की कहानी सबसे रहस्यमयी है। सत्ता संघर्ष में उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी और जीवन के अंतिम साल नजरबंदी में बिताए। एक सम्राट जो कभी सिंहासन पर बैठता था, अंत में कैद की दीवारों के पीछे तड़प तड़प कर मर गया। नेपाल के लोग कहते हैं यह भी उस शाप का हिस्सा था, राजा होकर भी राजा जैसा अंत नहीं। इसके बाद सुरेंद्र शाह ने गद्दी संभाली। ये राजा कठपुतली की तरह थे। असली सत्ता उनके पास नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा के पास थी। सुरेंद्र की मौत भी अचानक हुई। कहा जाता है वे लंबे समय से बीमार थे, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में दरबार में कभी खुलकर नहीं बोला गया। उसके बाद पृथ्वी वीर विक्रम सिंह राजा बने। यह राजा युवा और आधुनिक विचारों वाले थे। वह सुधार लाना चाहते थे, लेकिन 1911 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उन्हें टाइफाइड हुआ था, लेकिन जनता में आज भी मान्यता है कि सुधारों के विरोधी राणा परिवार ने उन्हें हटवा दिया। फिर त्रिभुवन शाह नेपाल के अगले राजा बने। त्रिभुवन शाह नेपाल को लोकतंत्र की ओर ले जाना चाहते थे। भारत भागकर उन्होंने राजशाही को और जनता के बीच नया समझौता किया, लेकिन 1955 में अचानक उनकी मौत हो गई। आधिकारिक कारण हृदयघात बताया गया, लेकिन कई इतिहासकार इसे संदिग्ध मानते हैं, क्योंकि उनकी मौत उस समय हुई जब नेपाल की राजनीति उथल पुथल में थी। त्रिभुवन शाह के बाद महेंद्र शाह अगले राजा बने। राजा महेंद्र को ताकतवर और चालाक शासक माना जाता है, लेकिन 1972 में उनकी अचानक मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ, लेकिन दरबार में कई लोग मानते हैं कि यह कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित घटना थी ताकि गद्दी उनके बेटे वीरेंद्र तक पहुंच सके। वीरेंद्र शाह जनता के सबसे प्रिय राजा माने जाते थे।
उनकी मौत तो पूरे नेपाल ही नहीं पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। राजा महेंद्र के बाद राजा वीरेंद्र शाहदेव को जनता आज भी सबसे प्रिय और शांतिप्रिय शासकों में गिनती है। उन्होंने बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया और नेपाल को आधुनिक रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन एक तबका मानता है कि उनके विचार शाही परिवार के बाकी सदस्यों और सेना को पसंद नहीं थे। धीरे धीरे उनके खिलाफ षड्यंत्र और असहमति बढ़ने लगी। तारीख 1 जून 2001 नारायण हिती दरबार काठमांडू में राज परिवार के सभी सदस्य भोज के लिए एकत्रित हुए। रात करीब 8 बजे संगीत और हंसी ठिठोले के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। गवाहों के अनुसार राजकुमार दीपेंद्र शाह नशे की हालत में AK-47 और अन्य हथियार के साथ महल में घुसे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति और परिवार के अन्य 5 सदस्य मौत के घाट उतार दिए गए। कहा जाता है दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन वो कोमा में चले गए। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि दीपेंद्र ने अपनी मर्जी से नरसंहार किया, क्योंकि उनके प्रेम प्रसंग देवयानी राणा के साथ थे और माता पिता उससे सहमत नहीं थे। लेकिन बहुत से सवाल आज भी अनुत्तरित है। गोलीबारी के समय सुरक्षा कहाँ थी? महल में इतनी आसानी से हथियार कैसे पहुंचे? कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि हमलावर की शक्ल दीपेंद्र जैसी नहीं थी। कई लोगों का मानना है यह सत्ता हड़पने की राजनीतिक साजिश थी, जिसमें सेना और कुछ राज परिवार के सदस्य शामिल थे। दीपेंद्र को कोमा की स्थिति में राजा घोषित किया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके चाचा ज्ञानेंद्र शाह राजा बने, लेकिन जनता ने उन्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुतों को शक था कि नरसंहार के पीछे उनका हाथ था। 2006 में बड़े जन आंदोलन के बाद नेपाल राजशाही का अंत हो गया और देश गणराज्य बन गया। आज भी काठमांडू की गलियों में पुराने लोग कहते हैं शाह वंश पर पड़ा शाप ही इस नरसंहार का कारण था। कुछ लोग इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक दुखद पारिवारिक त्रासदी थी। लेकिन सच क्या है, यह अब भी रहस्य है, महल के दीवारों में कैद और इतिहास की परछाइयों में छुपा हुआ। नेपाल का शाही इतिहास हमें यह सिखाता है, जहाँ सत्ता होती है वहाँ रहस्य और षड्यंत्र भी होते हैं। देवताओं का वंशज कहे जाने वाले इस परिवार का अंत उसी श्राप का शिकार हुआ, जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। और यही नेपाल का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्यों की इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो वर्ल्ड मिस्ट्री को फॉलो कीजिए।